के रिपब्लिक का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसका साम्यवाद का सिद्धांत। यद्यपि साम्यवाद की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया है, लेकिन कार्ल मार्क्स के साम्यवाद की अवधारणा आर्थिक है, जिसमें एक वर्ग जो साधन संपन्न है, धनी है, उसके द्वारा साधनहीन निर्धन वर्ग के शोषण का अंत करते हुए एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा का आधार दार्शनिक है। प्लेटो के साम्यवाद की अवधारणा के मूल में उसकी वह कल्पना है जिसमें वह एक ऐसे आदर्श राज्य का स्वप्न देखता है जिसका शासक दार्शनिक होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मा के प्रमुख सक्रिय गुण या तत्व के आधार पर अपने लिए निर्धारित कार्य को संपादित करेगा और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसा कि हमने पहले आपको बतलाया है कि आदर्श राज्य या का जो मूल है वो न्याय है। एक न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना वह करना चाहता है। और न्याय क्या है? न्याय में आपने पढ़ रखा है सामाजिक न्याय में कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 तत्व होते हैं और इन तत्वों का जो संयोग होता है हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। कुछ लोगों में विवेक प्रधान होता है, उनके लिए शासन का कार्य निर्धारित होता है, वो शासन का कार्य करेंगे। कुछ लोगों में शौर्य का तत्व प्रमुख होता है, प्रबल होता है, वो सुरक्षा का कार्य करेंगे सैनिक के रूप में। और कुछ लोगों में तृष्णा का तत्व प्रबल होता है, प्रमुख होता है, वे उत्पादक वर्ग के रूप में उत्पादन का कार्य करेंगे। और इन तीनों यानी प्रत्येक व्यक्ति जो ये 3 वर्ग आत्मा के गुण के आधार पर निर्धारित होता है, ये तीनों वर्ग अपनी आत्मा के गुण के आधार पर अपने लिए निर्धारित कार्य को संपादित करते हैं और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो ये सामाजिक न्याय होगा। और व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत न्याय क्या होगा कि अपने आत्मा के जो प्रमुख गुण है, जो सक्रिय गुण है, उस गुण को बनाए रखे, दूसरे गुणों को प्रबल न होने दे, सक्रिय न होने दे, यह उसके लिए व्यक्तिगत न्याय है। तो प्लेटो के साम्यवाद की जो अवधारणा है मुख्य रूप से न्याय की इसी व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य से, जिससे आदर्श राज्य की जो उसकी कल्पना है, न्याय पर आधारित आदर्श राज्य की जो कल्पना है वह साकार हो सके। और यहाँ आपको यह भी ध्यान देना है कि न्याय की जो साम्यवाद की जो ये व्यवस्था है केवल ये ऊपर के 2 वर्गों के लिए है, शासक और सैनिक, जिन्हें संयुक्त रूप से उसने संरक्षक वर्ग का नाम दिया है, उसके लिए है। साम्यवाद की व्यवस्था उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। तो साम्यवाद की व्यवस्था विवेक प्रधान शासक के लिए है और शौर्य प्रधान सैनिक के लिए है। इस साम्यवाद की व्यवस्था में वह इन दोनों वर्गों को, जिन्हें संयुक्त रूप से उसने संरक्षक वर्ग का नाम दिया है, संपत्ति और परिवार दोनों से वंचित कर दिया है। इस साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य है विवेक और शौर्य, इन दोनों तत्वों को सुदृढ़ बनाए रखना, सक्रिय बनाए रखना, जिससे कि आदर्श राज्य में जो कार्य इनके लिए निर्धारित है वे अपना कार्य करते रहें और उत्पादक वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप न करें। इस उद्देश्य से संरक्षक वर्ग के लिए, उनके आत्मिक उत्थान के लिए, आत्मिक उत्थान का मतलब विवेक प्रधान व्यक्ति का विवेक बना रहे और शौर्य प्रधान व्यक्ति का शौर्य बना रहे, उसके लिए वह साम्यवाद की यह अनूठी योजना लेकर आता है, जिसमें 2 तरह के साम्यवाद की व्यवस्था है। एक संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा परिवार का साम्यवाद। यहाँ एक बात कही जा सकती है, थोड़ा सा विषय से हट करके। कहते हैं कि जब एक व्यक्ति कोई एक झूठ बोलता है तो उस झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलते हैं। प्लेटो ने न्याय पर
आधारित एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की जिसमें विवेक प्रधान दार्शनिक शासक होगा, शौर्य प्रधान सैनिक सुरक्षा का कार्य करेगा, तृष्णा प्रधान उत्पादन का कार्य करेगा। तो समस्या आई कि शासक और सैनिक की पहचान यानी विवेक और शौर्य की पहचान कैसे होगी, शासक और सैनिक का प्रशिक्षण कैसे होगा। तो वह एक नई शिक्षा व्यवस्था लेकर के आया। अब यहाँ समस्या ये आती है कि अगर शासक और सैनिक जिनकी आत्मा में विवेक और शौर्य, क्रमशः विवेक और शौर्य प्रबल है, इनको अगर संपत्ति रखने की इजाजत दी जाती है तो विवेक तृष्णा से प्रभावित हो सकता है, शौर्य तृष्णा से प्रभावित हो सकता है, जिसके प्रभाव से पहले व्यक्तिगत न्याय की अवधारणा समाप्त होगी, और जब व्यक्तिगत न्याय की अवधारणा समाप्त होगी तो सामाजिक न्याय की अवधारणा स्वतः ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए वह साम्यवाद की व्यवस्था ले आता है, और इस व्यवस्था में सबसे पहले वह संरक्षक वर्ग यानी शासक और सैनिक दोनों को संपत्ति से वंचित कर देता है। संरक्षक वर्ग की अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, कोई घर मकान जमीन दुकान अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, उनके पास अपना कोई रुपया पैसा नहीं होगा। सोना और चांदी वे नहीं रख सकते। प्लेटो कहता है कि सोना और चांदी, स्वर्ण एवं रजत का वो स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि सोना और चांदी उनके आत्मा में स्वतः निहित है। स्वर्ण और रजत, सोना और चांदी उनके आत्मा के गुण हैं, उनका स्पर्श करना और रखना उनके लिए वर्जित है। अब सवाल ये उठता है कि जब उनके पास अपनी संपत्ति नहीं होगी, अपना मकान नहीं होगा, तो उनका काम कैसे चलेगा। तो ये राज्य द्वारा बनाए गए बैरकों में रहेंगे और राज्य द्वारा संचालित भोजनालयों में भोजन भी ग्रहण करेंगे। राज्य द्वारा बनाए गए बैरकों में उनका आवास होगा और राज्य द्वारा संचालित भोजनालयों में वे भोजन ग्रहण करेंगे, और उनके अन्य खर्चों के लिए केवल उतना ही धन मिलेगा जिससे उनका जो व्यय है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हो सके। न मकान होगा, न संपत्ति होगी, न जमीन होगी, न ही उनके द्वारा किसी आर्थिक कार्य का संपादन किया जाएगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों। तो प्लेटो ने कुल 4 आधार बताए हैं, कुल 4 कारण बताए हैं जिनके आधार पर संरक्षक वर्ग को संपत्ति से वंचित किया गया है। 4 आधारों पर या 4 कारणों से प्लेटो कहता है कि संरक्षक वर्ग यानी शासक और सैनिक दोनों को संपत्ति से वंचित किया जाता है। इनमें पहला है मनोवैज्ञानिक आधार। सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक आधार। इसको समझने के लिए हम फिर वहीं पहुंचेंगे विवेक, शौर्य और तृष्णा पर। विवेक प्रधान व्यक्ति का काम क्या है? शासन करना। शौर्य प्रधान व्यक्ति का कार्य क्या है? सुरक्षा का कार्य करना। और तृष्णा प्रधान व्यक्ति का कार्य क्या है? उत्पादन का कार्य करना। अगर शासक को और सैनिक को यानी संरक्षक वर्ग को संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया जाए तो इनके द्वारा भी आर्थिक कार्यों का संपादन किया जाने लगेगा, जिस पर उत्पादक वर्ग का एकाधिकार है। बात समझ में आ रही है? शासक और सैनिक को संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाए तो इनके द्वारा आर्थिक कार्य किए जाएंगे, अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रयास किया जाएगा, और अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रयास करेंगे तो इनके द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप भी संपादित किए जाएंगे। और आर्थिक कार्य किसका है? उत्पादक का कार्य है, जो तृष्णा प्रधान है, इनका कार्य नहीं है। तो इस एक प्रकार से शासक और सैनिक यानी संरक्षक वर्ग को संपत्ति रखने की इजाजत दी जाती है और इनके द्वारा आर्थिक कार्य किए जाते हैं, तो यह एक प्रकार से उत्पादक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप होगा जो सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। तो यह हुआ मनोवैज्ञानिक आधार या मनोवैज्ञानिक कारण। मतलब
जो काम निर्धारित है, विवेक प्रधान व्यक्ति का शासन करना, शौर्य प्रधान व्यक्ति का सुरक्षा का कार्य करना। अगर ये आर्थिक कार्य करते हैं, संपत्ति रखने की इजाजत दी जाती है तो आर्थिक कार्य करेंगे। आर्थिक कार्य करेंगे तो उत्पादक वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप होगा, और उत्पादक वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप होगा तो सामाजिक न्याय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से ध्वस्त होगी। इसे रोकने के लिए प्लेटो ने संरक्षक वर्ग को संपत्ति से वंचित किया है। दूसरा आधार प्लेटो ने बतलाया है इसका दार्शनिक आधार, कि दार्शनिक कारण से संरक्षक वर्ग को संपत्ति से वंचित किया जाता है। दार्शनिक आधार कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत क्या है? किसी व्यक्ति में जो प्राकृतिक नैसर्गिक क्षमता है, नैसर्गिक प्रतिभा है, यदि उस व्यक्ति को वह कार्य करने को दिया जाए तो उस कार्य को वह ज्यादा अच्छे तरीके से संपादित कर सकता है। किसी व्यक्ति में गायन की नैसर्गिक प्रतिभा है और उससे गाने को कहा जाए तो अच्छा गाएगा। किसी में चित्रकला की नैसर्गिक प्रतिभा है, उसको चित्रकला बनाने को दिया जाए तो वह उस कार्य को ज्यादा अच्छे से संपादित करेगा। तो दार्शनिक आधार पर प्लेटो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में जो तत्व प्रबल है, जो तत्व प्रमुख है, जो तत्व सक्रिय है, अगर उस प्रमुख प्रबल सक्रिय तत्व के आधार पर उसे कार्य सौंपा जाए तो उस कार्य को वह ज्यादा अच्छी तरह से संपादित करेगा। तो शासक में विवेक प्रधान है, यानी जिनमें विवेक प्रधान है, अगर उनको शासन का कार्य सौंपा जाए तो शासन का कार्य अधिक अच्छी तरह से करेंगे। जिनमें शौर्य प्रधान है, उनको सुरक्षा का कार्य सौंपा जाए तो उस कार्य को वो ज्यादा अच्छी तरह से करेंगे, अच्छी तरह से उसका संपादन करेंगे। जिनमें तृष्णा प्रधान है, वो उत्पादन का कार्य अधिक अच्छे तरीके से करेंगे। तो इस तरह से ये कार्य विशेषीकरण सिद्धांत पर आधारित है कि आत्मा का जो प्रमुख गुण है, विवेक अगर प्रबल है तो शासन का कार्य अगर दिया जाए तो अच्छी तरह से संपादित करेंगे। शौर्य प्रबल है तो सुरक्षा का कार्य दिया जाए तो अच्छी तरह से संपादित करेंगे। तृष्णा प्रबल है तो उत्पादन का कार्य दिया जाए तो ज्यादा अच्छी तरह से संपादित करेंगे। यहाँ मुख्य जो मुद्दा है वो केवल शासक और सैनिक से है, क्योंकि संपत्ति से वंचित केवल इन्हीं दोनों को किया जा रहा है। विवेक के आधार पर शासन करना है, शौर्य के आधार पर सुरक्षा का कार्य करना है। यदि इनके द्वारा इनको संपत्ति रखने की इजाजत दे दी जाती है तो इनके द्वारा फिर आर्थिक कार्य किए जाएंगे। आर्थिक कार्य किए जाएंगे तब फिर वहीं हम पहुंचते हैं विवेक, शौर्य और तृष्णा पर। यानी विवेक प्रधान शासक, शौर्य प्रधान सैनिक द्वारा अगर आर्थिक कार्यों का संपादन किया जाता है, इनको संपत्ति रखने की इजाजत दी जाती है और इनके द्वारा आर्थिक कार्य संपादित किए जाते हैं, तो विवेक पर तृष्णा की छाया पड़ने लगेगी, शौर्य पर तृष्णा की छाया पड़ने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में विवेक या तो निष्क्रिय हो जाएगा, सुप्त हो जाएगा, या तृष्णा के प्रभाव में कार्य करेगा। शौर्य निष्क्रिय हो जाएगा या तृष्णा के प्रभाव में कार्य करेगा, और ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय दोनों अवधारणाएं ध्वस्त हो जाएंगी। बात समझ में आ रही? यानी अगर विवेक प्रधान शासक, शौर्य प्रधान सैनिक अपनी आत्मा के गुण के विपरीत संपत्ति रखते हैं, आर्थिक कार्य करते हैं, तो इनका विवेक और शौर्य या तो निष्क्रिय हो जाएगा और सक्रिय रहेगा तो तृष्णा के प्रभाव में कार्य करेगा, जो कि न्याय व्यवस्था और आदर्श राज्य के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। तीसरा आधार प्लेटो ने बतलाया है राजनीतिक आधार। लॉर्ड एक्टन की एक कहावत बहुत मशहूर है, पावर करप्ट्स मैन बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण शक्ति मनुष्य को पूरी तरह भ्रष्ट बनाती है।
यह एक सामान्य तथ्य है। मॉन्टेस्क्यू ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि शक्तियों का केंद्रीकरण अगर किसी एक स्थान पर कर दिया जाए तो निरंकुशता और तानाशाही के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ संरक्षक वर्ग यानी शासक और सैनिक के पास राजनीतिक शक्ति है, संपूर्ण राजनीतिक शक्ति है, शासन की शक्ति है और सुरक्षा की शक्ति है। और इन्हें अगर संपत्ति रखने का आधार दिया जाए, आर्थिक कार्य करने का आधार दिया जाए, इनके द्वारा उत्पादक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाएगा और इस प्रकार इनके पास आर्थिक शक्ति भी आ जाएगी। तो शासन की शक्ति है, सैनिक शक्ति है और आर्थिक शक्ति भी अगर यहाँ केंद्रित हो जाती है संरक्षक वर्ग में, तो इनके निरंकुश होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। चौथा कारण प्लेटो ने बतलाया है व्यावहारिक कारण, और ये प्राचीन काल से लेकर आज तक एक महत्वपूर्ण कारण है। शासक वर्ग अगर आर्थिक कार्य करता है, संपत्ति रखने की इजाजत उसे है, तो वह अधिक से अधिक संपत्ति बनाने का प्रयास करता है, अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रयास करता है। शासक और सैनिक जो विवेक और शौर्य प्रधान है, उनको अगर संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया जाए, आर्थिक गतिविधियों के संचालन का अधिकार दे दिया जाए, तो उनके द्वारा अधिक से अधिक संपत्ति बनाने और अर्जित करने का प्रयास किया जाएगा और इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का जन्म होता है। आज की स्थितियों में आप इस बात से अच्छी तरह से अवगत हैं कि किस तरीके से राजनेताओं द्वारा भ्रष्ट साधनों से संपत्ति अर्जित की जाती है। उनके पास राजनीतिक सत्ता होती है और संपत्ति रखने का अधिकार है, इसलिए संपत्ति अधिक से अधिक येन केन प्रकार अर्जित करने का प्रयास किया जाता है। तो अगर संरक्षक वर्ग को संपत्ति अधिक रखने का अधिकार दिया जाता है, तो वे भ्रष्ट साधनों से भी संपत्ति अर्जित करने का प्रयास करेंगे। तो इन चार आधारों पर प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध किया है। इन चार कारणों से संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध किया है कि संरक्षक वर्ग के पास संपत्ति नहीं होगी। इसमें पहला है मनोवैज्ञानिक आधार, दूसरा है दार्शनिक आधार, तीसरा है राजनीतिक आधार और चौथा है व्यावहारिक आधार, व्यावहारिक कारण, जिसका निचोड़ ये निकलता है कि संरक्षक वर्ग यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के पास कोई संपत्ति नहीं होगी। राज्य द्वारा संचालित बैरकों में रहेंगे, राज्य द्वारा संचालित भोजनालयों में ये भोजन ग्रहण करेंगे और इनके कार्य के बदले इनके खर्च भर का उतना ही धन दिया जाएगा जिससे कि इनकी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। सोना और चांदी न तो रख सकते हैं न तो छू सकते हैं, क्योंकि सोना और चांदी इनकी आत्मा के गुण में ही समाहित है। तो इस तरह से इन आधारों पर प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के लिए संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था की है, जिसमें शासक और सैनिक यानी संरक्षक वर्ग के पास संपत्ति नहीं। प्लेटो का जो सबसे प्रिय और प्रमुख शिष्य था अरस्तु, अरस्तु ने प्लेटो के इस संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था की कटु आलोचना की है। इस पूरी व्यवस्था से अरस्तु संतुष्ट नहीं था। उसने कई आधारों पर इसकी आलोचना की है। यहाँ कुछ प्रमुख आधार मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इनमें पहली आलोचना अरस्तु ने की है, संपत्ति रखना मनुष्य की मूल प्रवृत्ति होती है। सामान्य सी बात है, कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास संपत्ति हो।
कौन संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहेगा? मानव की मौलिक प्रवृत्ति होती है, उसकी एक आदत होती है, वह संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, संपत्ति अपने भविष्य के लिए बचाकर रखना भी चाहता है, उसका संग्रह भी करना चाहता है। तो प्रत्येक मनुष्य संपत्ति अर्जित करना चाहता है और उसका संग्रह भी करना चाहता है, जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो। दूसरी आलोचना अरस्तु ने की है कि यदि आपके पास संपत्ति नहीं है तो आप परोपकार के कार्य भी नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते। तो संपत्ति नहीं है तो हम जो परोपकार की कोमल भावना मनुष्य में रहती है, उस भावना की अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकते। अरस्तु कहता है कि संपत्ति से वंचित करना विवेक और शौर्य के इलाज के लिए उचित नहीं है। विवेक और शौर्य मानसिक प्रवृत्तियां हैं और उनको सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपने भौतिक उपाय सोचे हैं और भौतिक उपायों में आपने संरक्षक वर्ग को संपत्ति से वंचित कर दिया है, जो कि उचित नहीं है। चौथी आलोचना उसने की है कि संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, इससे उत्पादक वर्ग वंचित है, उत्पादक वर्ग इससे बाहर है। उत्पादक वर्ग संपत्ति अर्जित कर सकता है और संपत्ति रख सकता है। पांचवी बात जो वास्तविकता है कि यह साम्यवाद की व्यवस्था अव्यावहारिक है, इसे व्यवहार में लागू करना कठिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। न तो प्लेटो के समय में यह संभव था और न आज यह संभव है। छठवीं आलोचना अरस्तु कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करना होता है और व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा और अन्य दूसरी आवश्यकताएं होती हैं और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपत्ति की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते, अपना व्यक्तिगत विकास नहीं कर सकते। और सातवीं आलोचना जो अरस्तु प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की करता है वह है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज के हित में, समाज के कल्याण के लिए व्यक्ति का अपना स्वयं का व्यक्तित्व बलिदान हो जाता है, अपना स्वयं की इच्छा, अपनी स्वयं की इच्छा, अपना स्वयं का व्यक्तित्व, अपना स्वयं का कृतित्व, सब का सब बलिदान हो जाता है, जो कहीं से भी उचित नहीं। तो ये प्लेटो की संपत्ति का साम्यवाद है। इसके बाद अगले वीडियो में हम उसके परिवार के साम्यवाद की जो व्यवस्था है उसकी विवेचना करेंगे। यहाँ सबसे पहले आप संपत्ति के साम्यवाद को समझने का प्रयास करिए। संपत्ति का साम्यवाद केवल संरक्षक वर्ग यानी शासक और सैनिक के लिए है। संपत्ति के साम्यवाद का मूल उद्देश्य व्यक्ति की यानी शासक की आत्मा के विवेक को और सैनिक के आत्मा के शौर्य को प्रबल बनाए रखना है, उसको तृष्णा के प्रभाव से मुक्त रखना है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि विवेक और शौर्य को तृष्णा के प्रभाव से मुक्त रखना है, तृष्णा से प्रभावित नहीं होने देना है। विवेक और शौर्य तृष्णा से प्रभावित न हो, इसलिए संरक्षक वर्ग यानी शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के पास कोई संपत्ति नहीं होगी। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था।